चलिए, तो आज हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज यहाँ पर लाइट नहीं है। जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे या कहीं और देखेंगे तो आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा लेक्चर में, थोड़ा सा बेयर कर लेना। फ़ैन ऑन है क्योंकि लाइट नहीं है, इस वजह से एसी ऑन नहीं कर सकते। चलो शुरू करें। आइए, तो आज हम लोगों को ब्रिज कोर्स में और आगे की चीज़ें पढ़नी हैं। कल हम लोगों ने जो पढ़ लिया था एक बार उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो। तो कल क्या क्या पढ़ लिया था, याद है कुछ? मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, ये सब पढ़ लिया था। एक बार रिवाइज करते हैं उसको, फिर नई चीज़ें पढ़ाता हूँ मैं। आइए, बेसिकली हमने कल क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा मोशन, फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रेस्ट क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस क्या होता है, क्या पढ़ा उसके बाद? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा? स्पीड क्या होती है। उसके बाद क्या पढ़ा? वेलोसिटी क्या होती है। उसके बाद क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। मोशन क्या है इंडिविजुअली पूछूंगा, कोरस में आंसर हो तो बच्चे कुछ भी दे देते है ना, तो इंडिविजुअली पूछ, इसे पता लग जाता है कि बच्चे ने पढ़ के आया है कि नहीं पढ़ के आया है ना। ठीक है, तो चलो शुरू करें। मोशन क्या होता है तुम बताओ? हाँ, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या सराउंडिंग या टाइम के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट मोशन में। बात समझ आती? ठीक, चलो ये हो गया। रेस्ट कब बोलेंगे? मोशन नहीं हो रहा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी, तो क्या है वो? रेस्ट है। ठीक है, मोशन या रेस्ट बताने के लिए एक चीज़ हमेशा बतानी पड़ती है, वो क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू। किसके हिसाब से बात कर रहे हैं? ऑब्जर्वर कौन है। अगर ऑब्जर्वर नहीं स्पेसिफाई किया गया तो ऑब्जर्वर कौन है? ग्राउंड है। वेरी गुड। नहीं ऑब्जर्वर को स्पेसिफाई करते हैं मतलब क्या? ग्राउंड ऑब्जर्वर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जवाब आ रहा है, इसका मतलब कल समझ में आया। ठीक है, चलो भाई। डिस्टेंस क्या है? अरे एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। पार्टिकल ने एक्चुअली कितना ट्रैवल किया। मैं पार्टिकल बोलूँ, ऑब्जेक्ट बोलूँ, बॉडी बोलूँ, सब एक चीज़ है। आगे जाके तुमको समझेगा, जब 11th स्टैंडर्ड में आओगे तब ये समझ में आएगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को एक पार्टिकल कंसिडर करोगे। मतलब जो हम लोग, अगर आप मेरी स्टडी कर रहे हो तो आप मुझे पूरी बॉडी मान के स्टडी नहीं करोगे, आप क्या करोगे? मुझे एक पार्टिकल मान के स्टडी करोगे। वो कौन सा पार्टिकल होगा? हम सब तो पार्टिकल से ही बने हुए हैं ना, सर का पार्टिकल, हाथ का पार्टिकल, पैर का पार्टिकल, तो कौन सा पार्टिकल लोगे? तो वो पार्टिकल होता है सेंटर ऑफ मास। वो पार्टिकल क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। वो आप सीखोगे भी इसके अंदर। ठीक है, बोर्ड में इतना ज़्यादा नहीं सीखते, एंट्रेंस में ज़्यादा सिखाया जाता है सेंटर ऑफ मास। बोर्ड में तो बहुत थोड़ा सा सिखाते हैं। चलो जो भी है, तो मैं आपसे कह रहा था कि डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। पार्टिकल ने एक्चुअली कितना ट्रैवल किया उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, ये भी बता दूं, ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कब कंसिडर करेंगे, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। फिजिक्स में उसका क्या तरीका है पार्टिकल कंसिडर करने का। जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे एज़ कम्पेयर टू उसके डायमेंशंस। क्या मतलब होता है? मैं साइकिल पे बैठता हूँ और साइकिल पे बैठ करके मैं साइकिल चलाते दिल्ली पहुँच जाता हूँ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मैं साइकिल चलाते कहाँ पहुँच जाता हूँ? दिल्ली। तो मैं मुमरा से कहाँ पहुँच रहा हूँ? दिल्ली। तो वो जो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेरे डायमेंशंस। समझ आ रहा है? मेरा जो लेंथ, हाइट, ब्राइट जो भी होगा वो बेसिकली क्या है? उसके कंपैरिजन जो डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया वो बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में मुझे क्या कंसिडर कर लेंगे? पार्टिकल। समझे? लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर मैं चलता हूँ तब पार्टिकल मानोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं? मैंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके कंपैरिजन में डायमेंशन ज़्यादा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कब पार्टिकल कंसिडर करना है, कब नहीं, उसका एक बेसिक डेफिनेशन आपको बता दें। ठीक, चलो। अब डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। पार्टिकल जैसे भी चला, इनिशियल पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट देखो, स्ट्रेट लाइन बना दो, उसकी जो लेंथ होगी वो क्या है? हाँ, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बात समझ आई? क्लियर है? चलो, तो ये अपने को समझता है। अच्छा, डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है? हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा होगा क्या? हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल हो सकते हैं या तो डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ सबसे बड़े पाथ या एक्चुअल पाथ से ज़्यादा कैसे हो सकता है? बात समझ आई? ठीक, चलो। उसके बाद स्पीड क्या चीज़ है? स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड, बदलने की रफ्तार। रेट ऑफ चेंज का मतलब बदलने की रफ्तार। कोई चीज़ किस रफ्तार से बदल रही है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। आप यही जा करके पढ़ोगे 12th में केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्टेंट्स या रेट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या होगा? ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब होगा? केमिकल रिएक्शन के होने की रफ्तार क्या है? केमिकल रिएक्शन स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, कैसा हो रहा है? मैगी बनना क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। बिरयानी बनना क्या है? एक केमिकल रिएक्शन। लेकिन मैगी को ज़्यादा टाइम लगता है कि बिरयानी को? बिरयानी को। तो जो बिरयानी वाला केमिकल रिएक्शन है वो क्या है? थोड़ा स्लो है एज़ कम्पेयर टू मैगी वाला केमिकल रिएक्शन। समझे? तो किसका रेट ज़्यादा है? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ बिरयानी इज लेस एज कम्पेयर टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ मैगी। अब समझे? ठीक है ना? तो तुम्हारी मम्मी एक तरीके से केमिस्ट है जो रोज़ खाना बनाती है ना? तो जो खाना बनना है वो क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है वो। ठीक है, चलो। उसके बाद वेलोसिटी पे आते हैं। वेलोसिटी क्या चीज़ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस और वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है? वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है? स्पीड में डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी मैंने कल, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होता है। बहुत अच्छे। एक्सेलरेशन क्या होता है? इसको अरे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो घर पे जाकर के रिवाइज करके आया करो, ठीक है ना, जो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो भाई। अब एक मैं सवाल यहाँ पर पूछता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर करेंगे तो क्या मिलती है? वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करेंगे तो क्या मिलता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? ये भी तो कुछ होता होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज जर्क। क्या होता है? जर्क, झटका लगना। समझे? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जर्क, यानी बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जर्क भी कुछ होता होगा, ऐसे बहुत होते हैं। न्यूटन ने क्या कहा था वो बात मैं आपको बताता हूँ। न्यूटन ने कहा था कि आपको मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। उसके आगे के रेट ऑफ चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझ आई? लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें बना दी गई हैं, बहुत कुछ है उसके आगे, लेकिन आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कहीं कहीं पे CET की कुछ किताबों में ये सवाल मिल जाएगा। अब मैं आपको ये भी समझाता हूँ। मैंने कई फिल्म स्टार्स को एक टी-शर्ट पहनते हुए देखा है। उस टी-शर्ट पे लिखा होता है डोंट बी आ डी क्यूब एज बाई डी टी क्यूब। इसका मतलब क्या होता है? ये डेरिवेटिव होता है और इसका थर्ड डेरिवेटिव जो होता है ना, उसका मतलब होता है जर्क। समझे? इसका मतलब क्या होता है? जर्क। अभी सिखाऊंगा डेरिवेटिव्स में, जब आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उसके अंदर इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं जर्क। तो उसका मतलब यही होता है कि डोंट बी एट डी क्यूब एज बाई डी टी क्यूब का मतलब क्या होता है? डोंट बी एट जर्क। जर्क मतलब क्या होता है?
अरे वो लिटरल इंग्लिश नहीं, ये स्लैंग लैंग्वेज का जग बोल रहा हूँ। स्लैंग लैंग्वेज का मतलब होता है अंग्रेज़ों की टपोरी भाषा, समझे? स्लैंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? अंग्रेज़ों की टपोरी भाषा। आई वोना गो, है ना, आई गोटा गो, ये बोलते ना, हाँ, तो ये अंग्रेज़ों की क्या है? टपोरी भाषा है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों की टपोरी भाषा में जर्क का मतलब क्या होता है? बोलो। जर्क का मतलब होता है बेवकूफ़, समझे? आज की स्लैंग लैंग्वेज में जर्क का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ होता है, समझे? ठीक है ना। तो डोंट बी अ फूल, ये मतलब है उसका, समझे? ठीक है ना। अभी समझेगा धीरे धीरे करके, ये भी समझेगा तुम, ठीक है। चलो भी, तो ये बता दिया मैंने आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, तो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन होता है। आगे का याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई काम का नहीं है हमारे, ठीक। तो डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? स्पीड होता है। तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज क्या होगा फिर? स्पीड का भी तो कोई रेट ऑफ चेंज होगा, ये क्या होगा फिर? बुक से हट के एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ मैं, सिर्फ बुक की बातें नहीं, बुक की बात तो कल बताई मैंने, जैसा आपको काम आने वाला, कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ मैं आपको। डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज स्पीड होता है, तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? ये बच्चे तो जाने दो, टीचर्स को भी नहीं पता होता है, ऐसी चीज़ है, बताता हूँ। डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज स्पीड होता है, और स्पीड का रेट ऑफ चेंज जो होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये आप तब पढ़ेंगे जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे 12वीं में, नहीं 11th में भी थोड़ा पार्ट है उसका, थोड़ा सा रख दिया उन लोगों ने 11th में, तो 11th में आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है, नई बातें समझ में आई। डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन, उसके बाद डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज स्पीड, स्पीड का रेट ऑफ चेंज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक, क्लियर है। चलो यहाँ तक अपने को समझ आया। और उसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया था मैंने। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, बात समझ आई? दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म में ना वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या तो ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, कि अपने को समझता है। तो आज मैं आपको कुछ नई चीज़ें पढ़ाता हूँ। नई चीज़ें क्या है? काइनेमेटिकल इक्वेशन जानते हो सब? काइनेमेटिकल इक्वेशन जानते हो ना, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद कर लो, वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। हाँ देख लो, ठीक है ना। तो आपकी एवरेज जो स्पीड होती है, इसमें नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला याद कर लो। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये होती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलो, ये भी क्लियर हो गया, इजी है एकदम, है ना। हाँ लिख लो, काम की चीज़ है, ठीक। मैं भी काइनेमेटिकल इक्वेशन एक बार बताता हूँ, फिर उसके ऊपर आता हूँ वापस, ठीक है। चलो, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन आपके पास कौन कौन सी है? आपको याद होगा शायद, कुछ तो याद होंगे। ग्रेविटेशन अगर पढ़ते हो आप तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स में काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगती है। काइनेमेटिकल इक्वेशंस में काइनेमेटिक्स आता है। काइनेमेटिक्स का मतलब, काइनेमेटिक्स का मतलब, ठीक है। चलो देखते हैं, आ जाओ। चलो, मैं क्या बता रहा हूँ उसको देखोगे। ये क्या आपका, ये आपका है काइनेमेटिकल इक्वेशंस। काइनेमेटिक्स का मतलब बेसिक तौर पे मोशन होता है,
क्या होता है? मोशन। मोशन की स्टडी को काइनेमेटिक्स कहते हैं। आपने सुना होगा मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स की अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, ऐसे अलग अलग उसकी ब्रांचेज होती हैं, ये पढ़ोगे आगे। अभी इसका मतलब मोशन, मोशन की इक्वेशन सबसे पहले आप लोग लिखते हो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हो। फिर आप लोग लिखते हो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फिर आप लोग लिखते हो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये इक्वेशन यूज़ करते टाइम पे कोई कंडीशन होती है क्या? कंडीशन का मतलब होता है शर्त। कोई शर्त होती है क्या यहाँ पर कि इन इक्वेशंस को तभी यूज़ करना जब ये होगा? नहीं, वो तो तरीका है उसको निकालने का। मतलब ऐसा है मेरे पास, अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास है x माइनस टू इक्वल्स टू 4, x का वैल्यू निकालो, कितना होगा? 4 प्लस 2 कितना होगा? 6। वेरी गुड, 2 ना, बहुत अच्छे। ठीक है, मैं बोलता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x और y दोनों का वैल्यू निकालो। हाँ, ढेर सारी वैल्यू निकलेगी क्या? इसको पहले सॉल्व तो करो, बताओ। मेरे को तो यूनिक वैल्यू चाहिए ना भाई, मेरे को तो यूनिक वैल्यू चाहिए एकदम, मेरे को तो यूनिक वैल्यू चाहिए एकदम। क्यों यूनिक वैल्यू चाहिए? जो 10th स्टैंडर्ड में आप लोग निकालते हो x और y के जो आप लोग कोऑर्डिनेट्स निकालते हो, आप निकालते क्या हो उसके अंदर? निकालते क्या हो उसमें? आप सॉल्व करते हो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। सॉल्व करने के बाद आप कुछ तो भी निकालते हो, x और y का वैल्यू निकालते हो। क्या होता है वो? कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं? मेरे कोऑर्डिनेट, तुम्हारे कोऑर्डिनेट, किसके कोऑर्डिनेट हैं वो? दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, समझे? दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट लिखते हो तुम। तो मुझे तो यूनिक वैल्यू चाहिए ना। तुम जो बोल रही हो गलत नहीं है, ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कितने सारा हो सकता है। 1 + 4 भी 5 हो सकता है, 2 + 3 भी 5 हो सकता है। मैं यूनिक वैल्यूज जानना चाहता हूँ। नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? आपको शायद एक प्रॉब्लम नहीं पता। प्रॉब्लम समझाता हूँ मैं। आपके पास कितने अननोन हैं? तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने। जितने अननोन उतनी इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। अब अगर मैं आपको एक और इक्वेशन ले दूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, अब आप धड़ाम से निकाल दोगे इसका आंसर। निकालोगे ना? क्यों? 2 अननोन है, 2 इक्वेशन आ जाएगा। 2, अगर 3 अननोन है, 2 इक्वेशन दे दूँ, कभी नहीं निकाल सकते तुम आंसर उसका। समझ आया? तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बस ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि जितने अननोन है उतनी इक्वेशन होगी तो आंसर आ जाएगा। मैं एक्चुअली ये पूछ नहीं रहा था, मैं पूछ रहा था कि इसके साथ में कोई कंडीशन लगी है क्या कि ये तभी यूज़ करना वरना यूज़ मत करना। मैं आपको बताता हूँ इसके साथ में कंडीशन क्या है। इसके साथ में शर्त ये है कि ये इक्वेशंस को तभी यूज़ कर सकते हैं आप जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, आप इन इक्वेशंस को यूज़ नहीं कर सकते। AIEEE जो पहले जेईई मेन, अब जो अभी जेईई मेंस हो गया, पहले AIEEE हुआ करता था, उसमें लगभग 2006 में एक सवाल आया। उस सवाल में एक्सेलरेशन वॉज समथिंग, एक्सेलरेशन वॉज आप समझ लो कुछ KT² के फॉर्मेट में था। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था। अगर जिस बच्चे ने ये इक्वेशन लगा करके डिस्प्लेसमेंट निकाला तो गलती करेगा। और वो ऑप्शन भी ऐसे सेट करते हैं वो लोग कि बच्चे ने ये गलती किया तो ये ऑप्शन आएगा, ये गलती किया तो ये ऑप्शन आएगा, समझे? तो उसके अंदर इसके हिसाब से भी गलती के हिसाब से ऑप्शन होगा, वही मार्क किया होगा उसने, और सीधा नेगेटिव मार्किंग जाती है उसमें, समझे? एक सही करोगे 4 कदम आगे, एक गलत करोगे 1 कदम पीछे, 5 तो नहीं, 1 कदम पीछे जो जाता है वो, ऐसा 5 तो मतलब ओवरऑल में जाएगा वो, ऐसा। ठीक है, तो आओ मुद्दे पे आओ। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भाई आपको अगर क्या करना है, आपको इन इक्वेशंस को अगर यूज़ करना है तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इन इक्वेशंस को यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था तो फिर वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? ट्रिपल जेईई मेंस का जो सवाल आया था वो कैसे सॉल्व हुआ? तो उसका मैं एक तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करने का उन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्लियर हो गया? आपने तो ये ऐसे ही पढ़ लिया ना, ग्राफिकल मेथड से शायद आपके स्कूल में डिराइव कराया गया होगा, शायद कुछ ही स्कूल में डिराइव कराते हैं, कुछ स्कूल्स में करवाते हैं ग्राफिकल मेथड से।
ग्राफिकल से तो करेंगे, लेकिन जब मैं एक्चुअली इसको नीट में या एंट्रेंस एग्जाम में, जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उसमें जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसको कैलकुलस मेथड से डिराइव कराता हूँ। किससे डिराइव करते हैं? कैलकुलस से ही आपको पता लगेगा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो आपको क्या करना है उसको, वो समझाता हूँ मैं आपको, फिक्र मत करो। चलो ये अपने को समझ आया। आइए, ये हो गया। क्या 3 ही इक्वेशंस हैं, और इक्वेशंस नहीं है? और भी इक्वेशंस होती हैं क्या? बोलो कौन कौन सी और इक्वेशन है? इन्हीं में काइनेमेटिकल की फॉर्म है, उसी को तोड़ मड़ोड़ के बनाते हैं हम लोग। और कोई इक्वेशन नहीं पढ़ा? बताता हूँ। एक पढ़ा होगा शायद तुमने, एसेंथ इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये भी इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग। नहीं पढ़ा कभी? एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गई, ठीक है। एक और इक्वेशन बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू v एवरेज इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या ये ऐसे बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ये, एवरेज स्पीड को ऐसे लिखते हैं u प्लस v/2 इंटू टी। एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी मैंने इसके अंदर, ठीक। अब मैं एक एक करके आपको इसका मतलब समझाता हूँ। आइए इसका मतलब समझते हैं। आइए इसको मतलब देखते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आया है, तो उसका मतलब क्या है, आइए उसको समझने की अब कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या है, आइए मुझे बताओ सबसे पहले, इन सभी इक्वेशंस में ये s क्या है? s तो डिस्प्लेसमेंट है, हमेशा याद रखना। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपको देगा, s कभी भी आपको डिस्टेंस नहीं देगा। जब आप नीट के, जेई के, सीईटी के प्रॉब्लम्स करना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन में यहीं पे फंसाएगा आपको, पूछेगा डिस्टेंस, बच्चा यूज़ कर लेता फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। उसने डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है। ये इक्वेशन का जो s है वो आपको क्या देगा? वो आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। ध्यान रखना, डिस्टेंस आता है तो कान खड़े हो जाने चाहिए कि डिस्टेंस निकालते कैसे, उसका तरीका है वो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो भाई, तो s इज इक्वल टू, s क्या आपका? s क्या आपका? डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद u क्या होता है? u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। u क्या आपका? इनिशियल वेलोसिटी। है नहीं? कहाँ पता मैं, हाँ। तो u क्या है? u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। a क्या है आपका? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये ऐसे लिखो तो ज़्यादा बेटर है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सारी चीज़ें होंगी। t क्या आपका? टाइम है। t तो क्या है? इंस्टेंट है, जो भी टाइम है। एसेंथ क्या है? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, s में और एसेंथ में क्या डिफरेंस है? बोलो। फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तुम वो एपी वाला समझ रहे हो कि nth टर्म है ना, वहाँ से दिमाग लगाए, समझा मैं। एपी का nth टर्म मतलब लास्ट टर्म थोड़ी होता है। लास्ट टर्म, nth टर्म मतलब क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, कुछ भी हो सकता है ऐसा। चलो अभी मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी मैं ये बताऊँ कि एसेंथ और s में क्या डिफरेंस है, उसको समझो। क्या होता है ना, अभी तुम्हारा नाम क्या है? इंशा। इंशा यहाँ से चलती है a पॉइंट से, तो इंशा क्या करती है? फर्स्ट सेकंड में इतना चलती है, सेकंड सेकंड में इतना चलती है, थर्ड सेकंड में इतना चलती है, फोर्थ सेकंड में इतना चलती है, ठीक। चलो, तो a से b तक वो चल करके पहुँच गई। तो इस इक्वेशन में जब मैं टाइम की जगह पर 4 पुट करूँगा तो मुझे पता लगेगा कि इंशा ने पूरे 4 सेकंड में कितना चला। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम की जगह क्या पुट करूंगा? 4, तो मुझे पता लगेगा कि इंशा ने पूरे 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। बात समझ आई? ठीक। लेकिन जब मैं इस इक्वेशन में n की जगह पर 4 पुट करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि इंशा ने 4th सेकंड में कितना ट्रेवल किया। समझे? तो वापस से बताता हूँ कि यहाँ 4 पुट करेंगे तो पता लगेगा पूरे 4 सेकंड में कितना चला, और यहाँ अगर n की जगह 4 पुट करेंगे तो एसेंथ मतलब s4 मतलब पता लगेगा 4th सेकंड में कितना चला। अब समझे? तो ये स्पेसिफिक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देता है, वो पूरा डिस्प्लेसमेंट देता है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट देता है।
डिफरेंस क्लियर हुआ, ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक अपने को बात समझ में आती है। तो एसेंट क्या है, एसेंट है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब भी मैं डिस्प्लेसमेंट ही कह रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं कह रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ तक अपने को बातें समझ में आ गई। ये तो सिंपल है, वी एवरेज का फॉर्मूला है, ये भी होता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो u प्लस वी बाई टू, क्या होता है, u प्लस वी बाई टू। अब सबको कॉपी कर लो, डेरिवेशन आप लोग 11th में करना, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। चलिए आइए, ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या है, काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग समझ गए और कब इस्तेमाल करना है इसको वो भी समझ गए, ठीक। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे जो है अभी हम लोग को यूसीएम के बारे में देखना है थोड़ा। यूसीएम क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बारे में देखना है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा आपने। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूसीएम। सर्कुलर मोशन क्या होता है बताओ पहले। जो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है, हाँ, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यही इसका मतलब है, बेसिक मतलब। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो अब क्या होता है ना, अब इंशा यहाँ से चलना शुरू करती है, ये हमारा रोड है और यहाँ पर पहुँच जाती है। ये सर्कुलर मोशन है कि नहीं है, सर्कुलर मोशन है कि नहीं है, नहीं है सर्कुलर मोशन, गलत जवाब। क्यों है वो बताओ। दुनिया गोल है तो क्या, दुनिया गोल है तो क्या सर्कुलर मोशन हुआ, बोलो। एक ये भी तो थ्योरी ना कि अर्थ फ्लैट है, ये भी तो है फ्लैट अर्थर्स, ये भी तो चलता है, ठीक है। चलो तो बोलो सर्कुलर मोशन है कि नहीं है, नहीं है ना, सर्कुलर मोशन थोड़ी है, नहीं है ना, गलत जवाब, ये भी सर्कुलर मोशन है। बताता हूँ सर्कुलर मोशन कैसा है, ये एक ऐसे सर्कल के पार्ट पे चल रही है इंशा जिसका रेडियस इन्फिनिटी है, इमेजिन करो। अच्छा तुम बोल रहे हो अर्थ गोल है, अर्थ गोल है, तुमको तो नीचे की जमीन फ्लैट दिखती है, ऐसे कर्व क्यों नहीं है वो, बोलो। रेडियस बहुत ज़्यादा है तो हम लोगों को कर्वेचर नहीं दिखता है, रेडियस इतना। एक्चुअली होता क्या है, वो मैं आसान भाषा में बोलता हूँ कि अगर आप बहुत बड़े अर्थ का एक छोटा सा पार्ट लेंगे ना तो वो आपको एक प्लेन नज़र आएगा। जैसे सर्कल है तो सर्कल का बहुत छोटा सा पार्ट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, समझे। तो अगर आपका एक बहुत बड़ा स्फीयर है, अर्थ एक स्फीयर है, 3D ऑब्जेक्ट है, तो बहुत बड़े स्फीयर के बहुत छोटे से पार्ट पे खड़े हो आप, तो आपको क्या नज़र आएगा, वो एक प्लेन नज़र आएगा, ऐसे प्लेन नज़र आएगा, एक फ्लैट सरफेस नज़र आएगा। बात समझ आ रही, क्लियर हो गया। तो इस वजह से आपको क्या लगता है वो फ्लैट है, ठीक है ना। तो आप अगर स्ट्रेट लाइन में भी चल रहे हो तो आप उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये भी एक सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये एक इतने बड़े स्फीयर के सर्कल का, इतने बड़े स्फीयर का पार्ट है जिसका रेडियस क्या है, इन्फिनिटी, समझे। इतना बड़ा स्फीयर है, उसके बहुत थोड़े से पार्ट पे इंचा को चला दिया हमने, तो वो तो है सर्कुलर मोशन, उनको भी सर्कुलर मोशन बोलेंगे, समझे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को भी सर्कुलर मोशन कंसिडर कर सकते हैं, कैसे, ये सोच करके कि वो स्ट्रेट लाइन या एक प्लेन, वो एक बहुत बड़े स्फीयर जिसका रेडियस इन्फिनिटी है उसका पार्ट है। बात समझ आई। जैसे अर्थ पे आप चलते हो तो अर्थ आपको ऐसे कर्व नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि आप बहुत बड़े अर्थ के बहुत छोटे से पार्ट पे चल रहे हो, तो इस वजह से आपको एक प्लेन नजर आता है। बात समझ आई, ठीक है ना। अर्थ का शेप क्या है, स्फेरिकल शेप है क्या अर्थ का, इलिप्टिकल शेप है अर्थ का, ओवल शेप है अर्थ का, वाह। अर्थ का शेप तो स्फेरिकल था, लेकिन वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसका शेप हो गया ऑबलेट स्फेरॉइड। क्या शेप है उसका, ऑबलेट स्फेरॉइड, ये शेप है उसका, ठीक है ना। चलिए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सबसे पहले सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। सबसे पहली चीज़ जो आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना। तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of a circle, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या सर्कुलर मोशन होने के लिए पार्टिकल को पूरे सर्कल में घूमना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी नहीं है ना। इसका क्या मतलब हुआ, बोलो क्या मतलब हो गया इसका, बोलो भाई।
इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे कोई कर्व पाथ में चले तो क्या वो भी सर्कुलर मोशन है? क्या उसको भी सर्कुलर मोशन में काउंट करेंगे? पूरे सर्कल में अगर घूमेगा तो सर्कुलर मोशन, थोड़े पार्ट में चले तो वो भी सर्कुलर मोशन। क्यों? सर्कल का पार्ट है। हाँ, क्योंकि वो आर्क है। आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या होता है? सर्कल का एक पार्ट होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग। तो ये भी क्या है? सर्कुलर मोशन। मतलब क्या? मतलब जब गाड़ी ऐसे रास्ते पे टर्न करती है तो टर्न करते टाइम भी तो वो आर्क में चलती है, तो गाड़ी भी क्या परफॉर्म करती है? सर्कुलर मोशन। समझ आया? गाड़ी हो, साइकिल हो, बाइक हो, कुछ भी हो, जब वो टर्न करेगी तो क्या परफॉर्म करती है? सर्कुलर मोशन। तो ये नहीं सोचना कि सर्कुलर मोशन के लिए पूरा सर्कल में घूमना ज़रूरी, थोड़ा सर्कल में घूमे तो भी सर्कुलर मोशन है। समझे? थोड़ा जाए, आधा जाए, पौना जाए, कितना भी जाए, थोड़ा भी पार्ट जाए, सर्कुलर मोशन। ठीक, क्लियर है? अब क्या सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली क्या पढ़ रहे हैं शुरू में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? या तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो या कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वेलोसिटी कांस्टेंट? क्योंकि अच्छा, ये पॉइंट पे अगर पार्टिकल है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? ये सब 10th में पढ़ाया है तुम लोग ने। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के पढ़ा ही नहीं सकते तुमको ग्रेविटेशन। सैटेलाइट को घुमाओगे इससे तुम? सैटेलाइट को घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो, हर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते कैसे? टेंजेंट बना के। कैसे निकालते हैं? टेंजेंट। तो ऐसे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, टेंजेंट बना दो। इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी, क्या कर दो? टेंजेंट बना दो। इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी, क्या कर दो? टेंजेंट बना। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी, क्या कर दो? टेंजेंट बना दो। तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको देता है। ठीक, अब क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है पार्टिकल एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। घूमते वक्त अगर पार्टिकल की स्पीड फॉर एग्जांपल 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5। मैं स्पीड बोल रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ। वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। क्यों? ये तो 5 से चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी ये है। यहाँ पर जाएगा तो 5 से ही चलेगा, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, डायरेक्शन बदला मतलब वेलोसिटी बदल गई। आप समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन उसमें क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। समझे? वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग जो बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है? हमारे पास जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला पार्टिकल जो होता है, वो पार्टिकल कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट ही गलत है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों गलत है ये स्टेटमेंट? क्योंकि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चलो भाई, तो ये अपने को समझ आया कि सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या है। क्या है सर्कुलर मोशन? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। उसके बाद सर्कुलर मोशन हम कौन सा कैटेगरी पढ़ रहे हैं? यूसीएम। क्या आपको यूसीएम ही पढ़ना है? आंसर है नहीं, आपको 11th में जाके नॉन यूसीएम भी पढ़ना है, और सवाल उसी से आता है। सवाल किससे आएगा? नॉन यूसीएम से आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, तो यहाँ तक अपने को समझ में आता है यूसीएम मतलब क्या होगा? पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये भी समझ आता है अपने को। सो कॉपी करो, फिर और एक दो चीज़ें कराता हूँ। चलो, स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना? तो अगर पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करता है, एक चक्कर कंप्लीट करता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? v अगर उसकी स्पीड है, एक सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 2 पाई आर। वेरी गुड, कल बताया था मैंने। कितना कवर करेगा? 2 पाई आर। टाइम कितना लेगा? कैपिटल टी। उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना होता है उसका? कैपिटल टी। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर बाय वी। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है ना? चलो भाई, तो यहाँ तक जो पहला चैप्टर था उसके जितने जितने बेसिक्स थे वो आपको मैंने करा दिए। सिर्फ मैंने आपको भी ग्राफ नहीं कराया, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवरलोड हो जाएगा ग्राफ कराना। ठीक है? चलो भाई, 3 टाइप के ग्राफ होते हैं, एक्सटीवीटी, ईटी ग्राफ। ठीक है ना? वो हम लोग 11th में देख लेंगे, 11th का पार्ट है। ठीक है ना? मुझे आता है वो। ठीक है? ये मत सोचना सर को नहीं आता होएगा, इसलिए सर नहीं करा रहा। मुझे आता है, मेरे लेक्चर्स भी अवेलेबल यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, मुझे आता है वो। ठीक है? चलो भाई,
तो ये हो जाएगा ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो एक बार रिवाइज करेंगे पूरे चैप्टर को, फिर मैं आपको आगे कुछ और चीज़ें बताऊंगा आज। आइए, तो ये पहला चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट होगा अपना? हाँ नहीं हाँ सॉरी, कल तो केमिस्ट्री होगा। फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट होगा पूछ रहा हूँ मैं। फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फोर्स। केमिस्ट्री में तो कल मोस्टली क्या स्टार्ट करूँगा मैं, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मैटर क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो वो सब बताऊँगा मैं आपको कल, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ है ये कोर्स, आपको बाकी बच्चों से स्टैंड आउट खड़ा कर देगा। ये बात लिख के ले लो आप मेरे से। जब आप कॉलेज में जाएंगे, जब अपने बाकी अपने पीयर्स से मिलेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई बाकी बच्चों के कंपैरिजन में तुम्हारा बेस रॉक सॉलिड है एकदम, समझे, अगर आप ढंग से इस कोर्स को पूरी तरीके से अच्छे से कर लेते हो, ठीक है। चलो तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, और इसके बाद का टॉपिक तो हमारा फोर्स का टॉपिक होगा, ठीक है। रिवीजन में सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, मोशन क्या है, फिर हमने क्या पढ़ा, रेस्ट क्या है, फिर हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस क्या है, फिर हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर हमने क्या पढ़ा, स्पीड क्या है, ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी क्या है, ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन क्या है, फिर हमने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हाँ ये बच्चे पूछ रही थी, मैं फिर से बताऊंगा अभी इसको, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म काइनेमेटिकल इक्वेशंस, क्या पढ़े, काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े। काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या है, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसके अलावा V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसके अलावा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसके अलावा S इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, और इसके अलावा Snth इज इक्वल्स टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। और क्या पढ़ा बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इतनी बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं मैंने। कोई एक बच्चा ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है, सब, जिसको सब पता है जो मैंने बताया है, इंशा बोलो, सब बोलने का, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, सब बोलो। Change in position of an object is called motion. वेरी गुड, When any object विथ रिस्पेक्ट टू surrounding and या टाइम, दोनों में के चलेगा। हाँ, when any object is not set into motion, it is said to be at rest. Distance, the actual path traveled by any particle is called distance. The length of the straight line between the initial and final point is displacement. वेरी गुड। The rate of change of distance with respect to time. Very good. Is called speed. Rate of change of displacement with respect to time is called velocity. Rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. Acceleration. Uniform when any particle travels equal distance in equal interval of time Very is good. called uniform Very motion. good. When any object does not cover equal distance in equal interval of time is called non-uniform motion. Kinematical equations, so S is equal to ut plus half at square, V is equal to u plus at, V square is equal to u square plus 2s. UCM, when any object travels in a circular path or travels in the circumference of a circle is called circular motion. When any object travels equal distance in equal interval of time along a circular path is called uniform circular motion. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। और कोई है लड़कों में से कोई, बोले भाई। हाँ, हमारी कम्युनिटी का नाम मत डुबाओ, बोलो। कोई सब नहीं बोल सकता, किसी को याद नहीं है, बोलो। नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। बोला जाता है जनरली कि लड़के इंटेलिजेंट होते हैं तो लड़कियां हार्ड वर्किंग होता है। पूरी तरीके से सही नहीं है, लड़कियां भी इंटेलिजेंट होती हैं। इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, इतने बच्चे पढ़ाया हूँ मैं, ठीक है। लड़कियां भी इंटेलिजेंट होती हैं। ये बात भी है कि लड़कियां बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। लड़का इंटेलिजेंट हो नहीं हो, लड़की इंटेलिजेंट हो नहीं हो, लड़की हार्ड वर्किंग ज़रूर होती है।
इतने सारे इतने बैचेस को पढ़ा चुका हूँ मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ ना कि जिनको मैं पढ़ाया हूँ उनकी शादियों के बच्चे हो चुके हैं, समझे। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, समझे। बहुत छोटी उम्र से पढ़ाना शुरू किया था मैंने, 17 साल की उम्र से, समझे। इतनी उम्र से पढ़ाना शुरू किया था, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूँ मैं इतने साल में। तो एक चीज़ होती है, लड़कियाँ डिटरमाइंड होती हैं, उनको ये काम करना है तो वो करेंगी। दुनिया में कौन सक्सेसफुल होता है, जो इंटेलिजेंट होता है या जो हार्ड वर्किंग होता है? जो हार्ड वर्किंग होता है, समझे। मैंने जो इंटेलिजेंट होता है ना वो रास्ते में खरगोश बन के सो जाता है, मेरे को सब आता है मैं तो कर लूँगा, यही करते हैं। बहुत केसेस ऐसे देखे मैंने। इंटेलिजेंट है, लड़कियाँ बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा एक कैंडिडेट मेरे करियर में रहा था जो आप समझो कि उस टाइम पे अगर पढ़ लेता ना तो वो डेफिनेटली किसी IIT NIT में जाता, मोस्टली IIT बॉम्बे जाता हूँ मोस्टली। लेकिन क्या प्रॉब्लम, बहुत पैसा है, नहीं पढ़ने का है अब आपके पास बहुत पैसा है, नहीं पढ़ने का है। मैं पढ़ाने जाता था, नहीं पढ़ने का, नहीं पढ़ूँगा मैं, नहीं पढ़ा वो नहीं किया उसने नेशनल लेवल का कॉलेज तो छोड़ो, लोकल लेवल के कॉलेज पे उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, जबकि वो कर सकता था बहुत अच्छा, नहीं किया। मुझे अब भी याद है उसकी फ़ीस उन लोग भर के आए थे किसी थाने या किसी इंस्टीट्यूट में, थाने के किसी इंस्टीट्यूट में। उस टाइम पे उसने कुछ 3,20,000 फीस भरा था उस टाइम पे, और एक साल पढ़ा भी नहीं, मतलब 11th में आधा गया आधा नहीं गया और छोड़ दिया उस इंस्टीट्यूट, समझे। तो अपने आप को ये अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर आप इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब यही नहीं कि आप कामयाब हो जाएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो ज़रूरी है। ठीक, क्लियर है। चलो भी, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। आपको डाउट्स है तो आप लोग पूछ लो मुझे।